आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज पर्यावरण पारिस्थितिकी के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड और रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेटलैंड्स। वेटलैंड्स किसे कहते हैं? वेटलैंड्स वे इकोसिस्टम होते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो मौसमी या अस्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? इनमें मैंग्रोव आते हैं, दलदल आते हैं, नदियाँ आती हैं, झीलें आते हैं, नदी डेल्टा आती हैं, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जहाँ निम्न ज्वार या 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचारित जलाशय शामिल होते हैं। इससे आपको क्या पता चला? वेटलैंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैन मेड होता है, दूसरा होता है नेचुरल। ठीक है, यद्यपि ये भूमि सतह से केवल 6% हिस्से को ही कवर करते हैं। वेटलैंड सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का 40% वेटलैंड में ही पाया जाता है जहाँ वे प्रजनन करते हैं। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक होता है, सबसे पहला महत्व इसका ये है। इसके बाद कार्बन संग्रहण में यानी कार्बन कैप्चरिंग में सहायक होता है। तो अगर बात करें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सहायक की, तो आर्द्रभूमि जो है जलवायु और भूमि उपयोग मध्यस्थ यानी की बात करें ग्लोबल यानी ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उत्सर्जन को कम करके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सक्रिय रूप से एकत्र करने की क्षमता को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करने में ये सहायता करता है। ठीक है, आर्द्रभूमि समुद्र तटों की रक्षा करके बाढ़ जैसी आपदाओं से जोखिम को कम करने में मदद करती हैं। ये तो हो गया जलवायु परिवर्तन में सहायक। उसके खिलाफ कार्बन संग्रहण के बारे में बात करें तो आर्द्रभूमि को रोगाणु, पौधे और वन्य जीव जल, नाइट्रोजन, सल्फर के वैश्विक चक्रों का हिस्सा है। आर्द्रभूमि कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय अपने वृक्ष समुदायों को और मृदा के भीतर जो है इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा पिटलैंड के महत्व की बात बताएं तो पिटलैंड शब्द पिट सॉइल और सतह पर वेटलैंड को संदर्भित करता है। वे दुनिया के भूमि की सतह का सिर्फ 3% हिस्सा है, लेकिन वनों की तुलना में 2 गुना कार्बन कैप्चरिंग करते हैं, जमा करते हैं। इस प्रकार जलवायु संकट, सतत विकास, जैव विविधता पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिटलैंड दुनिया के सबसे बड़े कार्बन भंडारों में से एक है, जो भारत में विरल हैं यानी बहुत दूर दूर हैं, और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रवासी पक्षियों हेतु ये स्वर्ग का काम करते हैं वेटलैंड, यानी लाखों प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं और आर्द्रभूमि इस वार्षिक घटना के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा पारिस्थितिक रूप से आर्द्रभूमि पर निर्भर प्रवासी जल पक्षी अपने मौसमी प्रवास के माध्यम से महाद्वीपों, गोलार्ध कल्चर और समाजों को जोड़ते हैं। इसके अलावा आर्द्रभूमि समुदाय की विविधता पक्षियों के लिए आवश्यक ठहराव की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंस है सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व। वेटलैंड्स जो है भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहरा इनका संबंध है। मणिपुर के लोकटक झील स्थानीय लोगों द्वारा इसे ईमा या माँ के रूप में पूजनीय है, जबकि सिक्किम खेचोलपरी झील जो इच्छा पूरी करने वाली झील के रूप में लोकप्रिय है, यानी इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात करें तो छठ पूजा में उत्तर भारतीय त्यौहार लोगों के संस्कृत, जल और आर्द्रभूमि से जुड़ाव की सबसे अनोखी अभिव्यक्तियों में से एक है। चौथी बात करें कश्मीर में डल झील, हिमाचल प्रदेश में खजियार झील, उत्तराखंड में नैनीताल झील और तमिलनाडु के कोडईकनाल लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, अब बात करेंगे रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट की। तो 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनका नाम जो है रामसर ईरान के रामसर शहर में के नाम पर रखा गया, जहां उस वर्ष जो है सम्मेलन और हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है। रामसर मान्यता दुनिया भर के आर्द्रभूमि की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खासकर अगर वे जल पक्षी यानी पक्षियों के लगभग 180 प्रजातियों के आवास प्रदान करते हैं। और इसके अलावा ऐसी आर्द्रभूमियों को संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेक और उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित सहयोग शामिल है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सुंदरवन क्या है? मैंग्रोव, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। और मैंग्रोव को क्या कहते हैं? लंग किडनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें भारत की। रामसर आर्द्रभूमि 18 राज्यों में देश के कुल आर्द्रभूमि का 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश में उतने स्थल नहीं है। हालांकि भारत में इस भौगोलिक विस्तार और उष्णकटिबंधीय विविधता बहुत कुछ लेना देना है। ठीक है, महत्व की बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो रामसर टैग जो लगे आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने के और बनाए रखने में मदद करता है, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के रखरखाव के माध्यम से मानव जीवन को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थलों को कन्वेंशन के सख्त दिशा निर्देश के तहत संरक्षित किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वेटलैंड है वो रामसर कन्वेंशन के तहत अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अब बात करेंगे भारत में वेटलैंड्स और रामसर साइट की। तो भारत की 11 नई वेटलैंड्स को रामसर स्थल या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि में शामिल किया गया हाल ही में। इसके बाद देश में अब कुल कितनी वेटलैंड संख्या हो गई? 75 हो गई है। तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक देश में 14 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10वां है, यानी दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 10 नए आर्द्रभूमि नामित किए थे, जो इसके पहले लिस्ट आई थी। ठीक है, तो ये उसकी लिस्ट है। अभी इन सब की चर्चा आगे करेंगे, यानी इसके पहले जो लिस्ट आएगी चलो चर्चा कर लेते हैं। कुडनकुलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बुर आर्द्रभूमि, और इसके अलावा अगर बात करें वेदंतगल पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो यही सब जो है 10 नए आर्द्रभूमि जो है इसके पहले हुए थे। अब बात करें शामिल किए गए नए स्थलों की सूची जो अभी लेटेस्ट आई है। तो सबसे पहले देखेंगे तपारा झील। तपारा लेक ये उड़ीसा में है। ठीक है, यह गंजम जिले में स्थित उड़ीसा के सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। आर्द्रभूमि सुभेद प्रजाति जैसे सैम्प्रिनस स्कॉर्पियो, कॉमन पोचार्ड, रिवर टर्न के लिए महत्वपूर्ण निवास स्थान है। ठीक है, इसके अलावा ये ध्यान रखना है, ये जो है एक नेचुरल जो है झील है। ठीक है, उड़ीसा का है हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय जो है ये मैन मेड है। ठीक है, यानी कृत्रिम है। ये उड़ीसा में यह सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, जिसका संचालन 1957 में शुरू हुआ था। जलाशय से ज्ञात मतलब 54 मछलियों की प्रजाति में से एक लुप्तप्राय है, 6 निकट संकटग्रस्त है। 21 मछली प्रजातियों का आर्थिक महत्व की प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह भारत के पूर्वी तट पर पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक केंद्र महानदी डेल्टा को बाढ़ नियंत्रित करके महत्वपूर्ण जल विज्ञान संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना तंपारा जो है नेचुरल है, हीराकुंड मैन मेड। इसके बाद थर्ड जो उड़ीसा में जोड़ी गया है उसे ये नेचुरल झील है। ठीक है, इसके अलावा ये उड़ीसा में है, यह कटक जिले के बांकी उपमंडल में उड़ीसा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आर्द्रभूमि महानदी द्वारा बनाई गई एक गोखुर झील है। निम्नलिखित प्रजातियों का सुरक्षित आवास प्रदान करता है, जिसमें 3 संकटग्रस्त पक्षियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा 3 संकटग्रस्त मछलियाँ हैं। अब बात करेंगे यशवंत नगर सागर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा ये ध्यान रखना ये मैन मेड यानी कृत्रिम रूप से बनी हुई झील है। ठीक है, यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र यानी IBA में से एक है, और साथ ही मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। इसे मध्य भारत में सुभेद सारस क्रेन का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है। अपने विशाल उथले दलदली घास के मैदान कार्ड आर्द्रभूमि की बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का यह स्वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे चिन्नानुडी पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये चिन्नामुडी पक्षी अभयारण्य ये क्या है? मैन मेड है, यानी कृत्रिम रूप से है। तो स्थानीय रूप से इसे चिन्नामुडी कनमोली के रूप में जाना जाता है। इस आर्द्रभूमि को वर्ष 1989 में संरक्षित क्षेत्र रहा है, जिसे तमिलनाडु वन विभाग और रामानंतपुरम डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। यह शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श आवास है। स्थल से 30 फैमिली के लगभग 50 पक्षियों की सूचना मिली है। स्थल क्षेत्र में देखे गए उल्लेखनीय पक्षियों में शामिल हैं जैसे स्पॉट बिल, पेलिकन, लिटिल एग्रेट, ग्रे हेरॉन। ठीक है, अब बात कर देंगे सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर। ठीक है, यह भी जो है कृत्रिम रूप से यानी मैन मेड बनाई गई है झील है। तो सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स सुचिंद्रम थेरूर मनाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। इसे महत्वपूर्ण यानी IBA क्षेत्र घोषित किया गया। यह प्रवासी पक्षियों और मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। 9वीं शताब्दी में ताम्र शिलालेखों में पसुमकुलम, वेंचकुलम, नेदुमथुरकुलम, पेरुकुलम, एलेमाचकुलम, कोडनकुलम का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
वुदुवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है, यानी मैन मेड जो है झील है। यह बड़ा मानव निर्मित सिंचाई टैंक और प्रवासी पक्षियों के अनुकूल है, क्योंकि यह भोजन, आश्रय, प्रजनन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। सर्वेक्षण किए गए अधिकांश क्षेत्रों में इंडियन पोंड हॉर्न और आर्दोला ग्रे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य। अगर इसकी बात करें तो कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य यह भी एक मैन मेड झील है और इसे आईबीए के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ कई प्रवासी बगुले प्रजातियों के लिए घोंसले बनाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह बगुले बबूल के पेड़ों पर प्रवास करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थाड़े क्रिक। थाड़े क्रिक का है, ये महाराष्ट्र में है और एक नेचुरल झील है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये उल्लास रिवर जो है इसके किनारे स्थित है। ठीक है, थाड़े क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है और थाड़े क्रिक दोनों किनारों से मैंग्रोव से घिरा हुआ है। इसमें कुल भारतीय मैंग्रोव प्रजातियों का लगभग 20% शामिल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हाइगम आर्द्रभूमि रिजर्व एरिया। तो देखेंगे ये जो है एक आईबीए क्षेत्र है, यानी महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये एक नेचुरल जो है झील है, रिजर्व एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन। ये कहाँ है? ये भी आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ये भी एक नेचुरल झील है। इस क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो यह कम से कम 21 प्रजातियों से 4 लाख से अधिक स्थानिक और प्रवासी पक्षियों का आश्रय के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये थी जो एक जोड़ी गई 11। इसके अलावा जो है ये 75 राम साइट का आपको मैप बेस जो है इसमें दिया गया है। पीडीएफ आपको जो है देख लेना है, जो न्यूज़ में था उसको हमने बता दिया। अब बात करेंगे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची में आर्द्रभूमि स्थलों का एक रजिस्टर है, जहां पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं या तकनीकी विकास, प्रदूषण, अन्य मानवीय हस्तक्षेप से परिणामस्वरूप होने की संभावना है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को रामसर सूची के हिस्से के रूप में बनाए रखा जाता है। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर इसके अंतर्गत जो है सूचीबद्ध 2 जो हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड स्थल हैं। 1993 में गाद की समस्या के कारण चिल्का झील को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी सूचीबद्ध किया गया था। 2002 में इसे सूची से हटा दिया गया। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन अधिनियम 2017 के अकॉर्डिंग जो है आर्द्रभूमि को नमी युक्त दलदली या पानी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम या मानव निर्मित अस्थायी अस्थायी स्थिर प्रवाहित जल, ताजे खारे समुद्री जल के क्षेत्र को शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो क्या नहीं शामिल किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। क्या नहीं शामिल किया जाता है? नदी, चैनल, धान की खेत, कृत्रिम जल निकाय, विशेष रूप से पेयजल हेतु जलीय कृषि, नमक उत्पादन, मनोरंजन और सिंचाई उद्देश्य से निर्मित संरचनाओं आर्द्रभूमि के अंतर्गत इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये उल्लेख कहाँ किया गया? आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 2017। विगत वर्षों के क्वेश्चन की बात करें जो प्री में आए हैं, तो यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन 1, मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी रूप में परिवर्तन हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है। ऑप्शन बी, जिस देश में आर्द्रभूमि स्थित है उसे आर्द्रभूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना है। तो इसका मतलब अभी मैंने बताया है, अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की चर्चा की, इसमें क्या बताया गया है कि मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। यही तो मैंने बताया, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है। ये इसका जो है व्याख्या है। व्याख्या की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बताया तो अभी गलत हो नहीं सकता। तो इस तरह हमारा एपिसोड 2 पूरा हुआ। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, डेली शाम को 3 बजे होती है। आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करिए। ठीक है, फुल लेंथ की चल रही है, सेक्शनल चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से स्कैन कर लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। ठीक है।